आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स से कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नादरीन, इसराइल इंडिया का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इंडिया के टॉप के वेपन सप्लायर्स में से भी एक है। और इंडिया के अंदर जो हिंदुत्व के इंतहा पसंद गुंडे हैं, ये भी इसराइल को हद से ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनके बकौल अकेला इसराइल ही पूरे मिडल ईस्ट के मुसलमानों से लड़ रहा है। इस बात से कतई नज़र कि ये हिंदुत्व के जो इंतहा पसंद हैं, ये बिलीव करते हैं कि ब्राह्मण हजरात सुपीरियर हैं बाकी दुनिया के इंसानों से, और इसराइल के अंदर जायोनिस्ट ये समझ रहे होते हैं कि जायोनिस्ट सुपीरियर हैं पूरी दुनिया के इंसानों से, बाकी सारे जेंटाइल्स हैं। और बुतों को पूजने वाले जो हैं, इनको तो जायोनिस्ट कीड़े समझ रहे होते हैं, कीड़े मकोड़े। इस हकीकत के बावजूद इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप्स के हजरात और इंतहा पसंद जायोनिस्ट ग्रुप के जो हजरात हैं, इनकी वैसे बेसिक आइडियोलॉजीज एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि दोनों मुसलमानों को अपना हरीफ समझ रहे होते हैं, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं, एक दूसरे की आंख का तारा है। लेकिन डीप इनसाइड अगर इनकी आइडियोलॉजीज देखें तो एक दूसरे के खिलाफ शदीद नफरत उसमें नजर आती है। मोदी जी भी उन्हीं हजरात में से शामिल हैं जो कि इन जायोनिस्ट को बेहद पसंद कर रहे होते हैं, और इन्होंने एक अपनी सी कोशिश भी की थी कुछ साल कबल इसराइल जाकर के इंडिया का जो ट्रेडिशनल स्टांस है कि वो अरबों के साथ भी ऑयल और पैसे की वजह से अरबों के साथ भी हैं और इसराइल के साथ भी हैं, इसको चेंज करने की मोदी जी ने एक अपनी सी कोशिश की थी और इसराइल भी पहुंच गए थे, जिस पे उनकी आमद पे नेतन्याहू ने बड़ा माना खेज जुमला उनको वेलकम करते हुए कहा था कि आखिर हम मिल ही गए। ये अहम बात है कि इंडिया के फॉरेन रिमिटेंसेस का जो टॉप का जो सोर्स है, ये मुसलमान मुल्क ही हैं, वही मुसलमान जिसको आरएसएस और बीजेपी के गुंडे दिन रात गालियां देते रहते हैं। इन्हीं मुसलमान मुल्कों से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया के अंदर आ रहा होता है। अब जरा सुने कि जिन मुल्कों से इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा आता है फॉरेन रिमिटेंसेस की मद में, ये कौन से मुल्क हैं। नंबर 1 पे आता है यूएई, मुत्तहिदा अरब इमारात। नंबर 2 पे आता है अमेरिका। नंबर 3 पे सऊदी अरब। नंबर 4 पे कुवैत। नंबर 5 पे कतर। 6 पे यूके। 7 पे ओमान। इंडिया के टॉप के जो 7 सोर्सेज ऑफ रेमिटेंसेज हैं, इन 7 में से 5 जो हैं ये मुसलमान मुल्क हैं, जहां से इंडिया हर साल कई अरब डॉलर, कई बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेज ले रहा होता है, और लाखों इंडियंस यहां पर काम कर रहे होते हैं। उनको रोजगार इन्हीं मुल्कों ने दिया होता है जिनको वो गालियां दे रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडिया के अंदर जो नफरत की सियासत है, मुसलमान इसके मेन विक्टिम है। इसके अलावा इंडिया के तमाम जो ऑयल है इंडिया का, ऑलमोस्ट सारा जो इंडिया का ऑयल है, पेट्रोल है, ये मुसलमान मुल्कों से आ रहा होता है, जिसपे इंडिया की इकोनॉमी रन कर रही होती है। इसके बावजूद आपको इस लेवल की नफरत मिलती है वहाँ की सियासत में मुसलमानों के खिलाफ। और पैसा और तेल दरअसल वो वजह है जिसके बायस इंडिया की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है, ये अरबों और इसराइलियों में बैलेंस रही है हमेशा। अलबत्ता मोदी ने इसको चेंज करने की नाकाम कोशिश की थी, बट ही सून रियलाइज दैट थिंग्स आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट ही हैड थॉट। इसलिए उन्होंने भी अरबों और इसराइलियों दोनों से रिलेशन बना के चलना ही मुनासिब समझा। लेकिन इस बीच उन्होंने इसराइल से एक चीज़ ज़रूर सीखी कि जिस तरह उन्होंने मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक और फ़लस्तीन के बाकी इलाकों के अंदर फ़लस्तीनी आबादी के बीच यहूदी बस्तियां बनाकर वहां के मुसलमानों को माइनॉरिटी में तब्दील करने की कोशिश की है, इसी फार्मूले को मोदी साहब ने कश्मीर के अंदर लागू करने की कोशिश की। मोदी साहब ने सोचा कि यार ये तो बहुत ही आसान काम है, मैं भी इंडिया भर से इंतहा पसंद हिंदू लाकर कश्मीर के अंदर सेटल कर दूं और इस तरह से डेमोग्राफी चेंज कर दूं कश्मीर के अंदर। इसके बाद भले यूनाइटेड नेशंस अपना रेजोल्यूशन जो है वो पूरा कर ले शौक, और अपने रेजोल्यूशन के तहत भले वोटिंग करा ले, क्योंकि अगर वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी हो गए तो वो फिर पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तो वोट नहीं डालेंगे, और यूएन की वोटिंग के बाद तो फैसला इंडिया के हक में आना है अगर कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। सो ही रिमूव्ड आर्टिकल 370 फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूएन की रेजोल्यूशन के तहत नॉन कश्मीरीज को कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी लेने से रोकता था। नाउ दिस इज हाउ द स्ट्रीट वेंडर्स यूज्ड टू लुक एट द इंटरनेशनल इश्यूज। चाय समोसे बेचने वाला, कोई ठेला लगाने वाला जो बंदा होगा, वो आलमी हालात को इसी तरह से देखेगा, इसी तरह से उसकी सोच रहेगी कि चीजें तो बहुत ही आसान होती हैं, सिर्फ करने वाले लोग नहीं हैं। हालांकि इंडिया के अंदर बड़े हाई क्वालिफाइड और जबरदस्त किस्म के हुक्मरान रहे हैं पहले भी। दे नेवर ट्राइड टू रिमूव दिस आर्टिकल फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उनको मालूम था कि एक तूफान मच सकता है और इसके बहुत ही भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इंडिया के लिए।
लेकिन मोदी जी चूंकि लंबा चौड़ा सोचते नहीं है, इनका लंबा चौड़ा रिकॉर्ड भी नहीं है तालीम के हवाले से, और उनकी ये हैबिट रही है कि ये डीप में जाकर नहीं सोचते। ही यूज टू लुक एट द सरफेस ऑफ द मैटर और फिर अपना डिसीजन ले लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार ये करने से तो आसानी से हम जो है वो डेमोग्राफी चेंज कर सकते हैं, तो उन्होंने आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा दिया। एंड ही ट्राइड टू कॉपी इजरायली सेटलमेंट आइडिया इन कश्मीर, लेकिन इस पे फिर चीन लद्दाख की वजह से और पाकिस्तान कश्मीर की वजह से दोनों आपस में और भी ज़्यादा करीब हो गए। एंड लद्दाख पे चीनी फौज आ गई और 1000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया ने अपना लूज कर दिया। अभी तक इंडिया का एक भी शहरी कश्मीर में आकर उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं ली। आर्टिकल 370 हटने के बाद एक इंडियन शहरी आया नहीं अभी तक, और इंडिया ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो अपना खो दिया है वहां पर। यानी बंदा कोई नहीं आया इंडिया से, लेकिन 1000 स्क्वायर किलोमीटर जा चुका है लद्दाख में से। और इसके साथ ही अब चीन सिक्किम के ऊपर भी आ चुका है। सिक्किम के नाकुला और भूटान के पास जो डोकलाम है, ये पहले ही इंडिया और चीन के बीच एक मुतनाज़ा इलाका है, और 2017 में दोनों मुल्कों की जो फौजें थी ये भी आमने सामने थी, लेकिन इसके बाद 2017 में इंडिया वहां से पीछे हट गया था। अब वहां इंडिया टुडे ये न्यूज़ ब्रेक कर रहा है कि नई सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक सिक्किम के नाकुला के पास चीन की फौजें तंबू गाड़ चुकी है, और वहां पर चीन ने तेजी के साथ स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है, और वहां फौजी सामान, फौजी काफलों की आमद के लिए नए नए रोड्स अब बन चुके हैं, जिससे शॉर्ट नोटिस पर भी चीनी जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये कभी भी सिक्किम के अंदर घुस सकती है, सेम लाइक लद्दाख। और ये रोड्स बड़े कुशादा और वाइड करके बनाए गए हैं मिलिट्री की बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए। और इस पे जब इंडियन मीडिया ने रब्ता किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ कि सर ये हो क्या रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम वेस्ट बंगाल में रफाइल जहाज खड़े कर रहे हैं, इससे हमारा डिफेंस मजबूत हो जाएगा सिक्किम के लिए। लेकिन कहते हैं कि दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। अगर रफेल जहाज या इंडियन जेट्स जो है ये अगर चीन को रोक सकते तो लद्दाख से चीन अब तक वापस जा चुका होता। चीन इस वक्त नए जमाने की जंगों की ताकत बन के उभरा है, और जिस तरह 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन फाइटर जेट्स ने काम करना छोड़ दिया था और इंडियन रेडार्स का हाल ये हो गया था कि इंडिया अपने ही जहाज शूट करता फिर रहा था। ये नए जमाने की जंगें हैं। तो सिक्किम पे जैसे ही चीनी फौज की पेशकदमी अगर होती है तो ये भी मुमकिन है कि इंडियन रफाइल वेस्ट बंगाल से उड़कर पायलट समेत आपको चीनी हवाई अड्डे पे लैंड करते हुए नजर आए, और चीनी आपको वहां पर उन पायलट्स को दही भले खिलाते हुए नजर आए। ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि ये चीन भी जानता है कि इंडिया के पास सबसे जो बेहतरीन जहाज है ये रफाइल है, लेकिन इंडिया ये नहीं जानता कि चीन के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं इंडिया के इस थ्रेट्स के अगेंस्ट।